हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द साइंस फीवर। आज मैं आप लोग को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का फोर्थ लेक्चर बताने वाला हूं, जिसका टॉपिक मैं बताने वाला हूं नर्स्ट इक्वेशन के बारे में। ठीक है, तो नर्स्ट इक्वेशन क्या होता है, उसका क्या एप्लीकेशन है और कुछ क्वेश्चंस के बारे में भी हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। तो आप लोग को मैं डेनियल सेल के बारे में बताया था, जो एक प्रकार का वोल्टेइक या गैल्वेनिक सेल होता है। ठीक है, जिसमें हम लोग जिंक का एनोड के रूप में यूज करते हैं, कॉपर का कैथोड के रूप में यूज करते हैं। एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे रिडक्शन होता है। ठीक है, जिंक का अगर इलेक्ट्रोड यूज किया है तो उसी का हम यहाँ पे हम सॉल्ट यूज करते थे। कॉपर का यहाँ पे अगर कैथोड यूज किया तो उसी को हम लोग सॉल्ट यूज करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में बताया था, यहाँ पे अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालता था तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते थे कि जिंक का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इतना है, कॉपर का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इतना है। स्टैंडर्ड कहने का मतलब इसका कॉन्सेंट्रेशन हम यूनिटी मान के चलते थे, सॉल्ट का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो यूनिटी मान के चलते थे। ठीक है, लेकिन आपको हमेशा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही तो निकालने के लिए नहीं बोलेगा। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको सॉल्ट के किसी भी कॉन्सेंट्रेशन में आपको निकालने के लिए बोला जा सकता है। ठीक है, और इसीलिए नर्स्ट इक्वेशन दिया, नर्स्ट एक इक्वेशन दिया जिससे आप जिंक इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिंक सल्फेट आप निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए उससे पहले थोड़ा सा हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में एक पॉइंट आपको याद रखना है। ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, जो आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हो, ये क्या होता है, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहने का मतलब हुआ कि ये मास पे डिपेंड नहीं करता है, डज नॉट डिपेंड ऑन मास, डज नॉट डिपेंड ऑन मास। इसका मतलब यहाँ पे जिंक, अगर आप जिंक यहाँ पे 10 ग्राम का लो, 20 ग्राम का लो, 50 ग्राम का लो, 100 ग्राम का हो, 100 केजी का लो, ठीक है, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उससे चेंज नहीं होगा। जैसे आप देखो, डेंसिटी जो होता है, एक लीटर वाटर का डेंसिटी कितना बोलते हो, 1 ग्राम पर एमएल बोलते हो। अगर 1000 लीटर अगर हो तो उसका डेंसिटी कितना होगा, 1 ग्राम पर एमएल ही होगा। जैसे बॉइलिंग पॉइंट, अगर 1 लीटर पानी को, एक लीटर पानी अगर बॉइल करता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो 1000 लीटर कितना पे करेगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे करेगा। तो देख रहे हो ना, यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट या यहाँ पे डेंसिटी वो क्या कर रहा है, मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो जो जो प्रॉपर्टी मास पे डिपेंड नहीं करता उसको हम लोग इंटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो ये भी जो है आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी क्या होता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। ये मास ऑफ द इलेक्ट्रोड पे डिपेंड नहीं करता है, बट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट पे तो डिपेंड करेगा, है ना। तो एट एनी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट जो हम इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालेंगे, उसके लिए एक नर्स्ट इक्वेशन दिया है। जैसे यहाँ पे मान लो जिंक का अब निकालना है, ठीक है, तो यहाँ पे जिंक का जैसे रिडक्शन पोटेंशियल पहले लिखो, Zn+2 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो कन्वर्ट होगा आपको जिंक में। ठीक है, तो इसके लिए जो नर्स्ट इक्वेशन दिया, इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा आपको Zn+2 से Zn में जा रहा है इज इक्वल टू ये स्टैंडर्ड Zn+2 से Zn माइनस RT बाई NF ln Q। ये इक्वेशन दिया गया आपको नर्स्ट के द्वारा। ठीक है, इसको हम लोग नर्स्ट के द्वारा ये इक्वेशन दिया गया कि आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हो जिंक इलेक्ट्रोड का। ठीक है, एट एनी कॉन्सेंट्रेशन पे, किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पे निकाल सकते हो। अब देख लेते हैं यहाँ पे Q क्या होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम यहाँ पे पहले देख लेते हैं कुछ बेसिक्स, Q क्या है। तो Q को हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्शन कोएफिशिएंट बोलते हैं। रिएक्शन कोएफिशिएंट बोलते हैं। आप इक्विलिब्रियम में पढ़े होंगे, जैसे यहाँ पे अगर रिएक्शन कोएफिशिएंट निकालना पड़े, ठीक है, इसमें देखो अगर इस केमिकल इसमें देखना है तो रिएक्शन कोएफिशिएंट Q क्या हो जाएगा, तो जिंक का कॉन्सेंट्रेशन, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन होता है बाई रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन होता है। यहाँ पे Zn2+ का कॉन्सेंट्रेशन होगा। क्योंकि यहाँ पे जिंक सॉलिड स्टेट में है तो उसका हम लोग कॉन्सेंट्रेशन यूनिटी मानते हैं, बराबर क्या हो जाएगा आपको 1/Zn2+ हो जाएगा। ठीक है, तो Q यहाँ पे क्या है, रिएक्शन कोएफिशिएंट होता है। Ln यहाँ पे क्या है, Ln आपको है log E, है ना, नेचुरल लॉगरिथम बोलते हैं, जिसका बेस क्या है, E है। इसको log 10 बेस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं तो log 10 बेस में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको मैं 2.303 जस्ट log लिख सकता हूँ। ठीक है, लग इसका मतलब जस्ट log लिखा है, इसका मतलब यहाँ पे इसका बेस कितना है, 10 है। ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए।
ठीक है, थोड़ा सा लॉग के बारे में और कुछ जान लेते हैं कि देखो कुछ इसका प्रॉपर्टी होता है, जैसे लॉग, लॉग अगर m इंटू एन है तो इसको आप क्या लिख सकते हो, लॉग m प्लस लॉग n। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आप जब भी नर्स्ट इक्वेशन पे आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको लॉगरिथमिक वैल्यू किसी की कुछ कुछ का पता होना चाहिए, जैसे 1 का कितना होता है, 2 का कितना है, 3 लॉग 3 क्या होगा, लॉग 4 क्या होगा, अप टू 10 तक आप याद कर लोगे। ठीक है, तो log m इंटू एन बराबर log m प्लस log n हो गया। log अगर m बाई n है तो इसको क्या लिख सकते हो आप, log m माइनस log n लिख सकते हो। log 10 टू द पावर x है तो इसको आप x log 10 लिख सकते हो। ठीक है, ये कुछ याद रखना है आपको। log 1 का वैल्यू कितना होता है अगर बेस 10 है, 0। log 10 का वैल्यू कितना होगा अगर बेस 10 है तो 1 होता है। और एक ये भी याद रखना, log 10 टू द पावर x को हम क्या लिख सकते हैं, x log 10 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x चूंकि log 10 का वैल्यू 1 हो जाएगा तो x इंटू 1 x हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है बेसिक चीज। ठीक है, तो हम लोग आते हैं फिर नर्स्ट इक्वेशन पे। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो फिर इसको आप ई जेड एन प्लस टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो हो गया एट एनी कॉन्सेंट्रेशन, आपको क्या लिख सकते हो, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक माइनस आर टी बाई एन एफ इंटू 2.303 लॉग, चूंकि इसको हम एल एन है, लॉग ई बेस है तो इसको हम लोग 2.03 लॉग 10 बेस में कन्वर्ट कर दिया लॉग। अब क्यू को क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, तो क्यू क्या हो जाएगा, जेड एन बाई जेड एन प्लस टू का कंसंट्रेशन, बट जेड एन का कंसंट्रेशन 1 होगा चूंकि सॉलिड है, तो ये आपको क्या बच जाएगा 1 बाई जेड एन 2 प्लस 2 का कॉन्सेंट्रेशन होगा। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद फिर हम, अब देखो यहाँ पे मान लो आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल टेम्परेचर जो है 298 केल्विन टेम्परेचर पे अगर निकाल ले हो, ठीक है, और आर यहाँ पे क्या है, गैस कांस्टेंट है जिसका वैल्यू कितना होता है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन होता है। ठीक है, और एन क्या है, एन जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन अ रिएक्शन, कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इन्वॉल्व है बैलेंस इक्वेशन में, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इन्वॉल्व है, तो एन का वैल्यू यहाँ पे 2 हो जाएगा। और एफ क्या होता है, एफ को मैं फेराडेज कांस्टेंट बोलता हूँ, फेराडेज कांस्टेंट बोला जाता है इसको, जिसका वैल्यू लगभग 96,500 कूलम पर मोल होता है। ये एक्चुअली है क्या, फेराडे कांस्टेंट है क्या, ये आपको 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज बताता है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज बताता है। तो इसको भी आप निकाल सकते हो, एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 माइनस 19 माइनस 1.6 गुणे 10 के पावर 19 कूलम होता है एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। ठीक है, तो 1 मोल का चार्ज कितना होगा, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब 6.02 इंटू 20/23, इतना एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज, तो इतना इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे 1.6 इंटू 10 माइनस 19 कूलम से, तो ये आपको लगभग इतना कूलम आ जाता है। ठीक है, तो फैराडेज कांस्टेंट क्या होता है, एक मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। ठीक है, तो इसको मैं हटाता हूं। अब देखो, तो यहाँ पे जो भी वैल्यू लिखा था, एफ का वैल्यू 96,500 पुट करो, आर का वैल्यू 8.31 पुट करो, टेम्परेचर का वैल्यू 298 केल्विन टेम्परेचर पुट करो, तब ये जो फॉर्मूला हो जाता है, ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिंक का जो है वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक माइनस, और ये सब आर टी और एफ का वैल्यू पुट करने के बाद और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपको जो वैल्यू आ जाता है 0.059 बाई एन लॉग 1 बाई जेड एन 2 प्लस का हो जाता है। ठीक है, ऐसे लिखोगे। इसी जगह से मैं कॉपर के इलेक्ट्रोड का लिखता हूं, तो कॉपर इलेक्ट्रोड जो है 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। एक्चुअली यहाँ पे क्या लिखा हूँ, ये रिडक्शन पोटेंशियल लिखा हूँ ना, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक एट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, है ना, जेड प्लस टू इज इक्वल टू क्या होता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक माइनस आर टी बाई एन एफ, ये हो गया फॉर्मूला। तो यहाँ इसका भी रिडक्शन पोटेंशियल में लिखना हूँ, कॉपर सॉलिड में गया। ठीक है, तो इसी तरीका से इसका क्या हो जाएगा आपको, तो लिखोगे आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Cu प्लस टू से Cu में जा रहा है इज इक्वल टू ये स्टैंडर्ड Cu प्लस से Cu माइनस 0.059 बाई एन, इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है, 2 ही इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, एन का वैल्यू यहाँ पे 2 पुट कर सकते थे। ठीक है, लॉग ये भी आपको 1 बाई Cu
2 प्लस कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। तो क्या हुआ, आप नर्स इक्वेशन का यूज करके, है ना, नर्स इक्वेशन आपको बताया कि कोई भी सॉल्ट का कोई भी कॉन्सेंट्रेशन पे आप उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हो, है ना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप निकाल सकते हो इस फॉर्मूला का यूज करके। ठीक है, चलिए अब ये क्या है, आपको एक्चुअली ये आपको डेनियल सेल है ना, तो डेनियल सेल का हम सेल पोटेंशियल निकालते हैं। ये तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इंडिविजुअल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला। अब यहाँ पे हम सेल पोटेंशियल निकालना चाहते हैं कि भाई इस सेल का सेल पोटेंशियल कितना होगा। ठीक, हाँ, तो सेल पोटेंशियल निकालते हैं। तो आपको पता होगा जो ई सेल होता है क्या होता है, आपको ई कैथोड माइनस ई एनोड होता है ना। अगर स्टैंडर्ड स्टेट में अगर सेल पोटेंशियल निकालते थे तो क्या होता था, ये स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल बराबर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पे देखो ई सेल क्या है, ई कैथोड माइनस ई एनोड है ना, और कैथोड कौन है यहाँ पे, कॉपर है, तो ये कैथोड का है, ये आपको कैथोड पे है ना, कैथोड का हो गया, और ये किसका हो गया, आपको एनोड का हो गया ना। तो यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड जो हो गया ई सेल होगा। ठीक है, तो कैथोड माइनस एनोड करना है हमको, तो हमको ई सेल आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ई सेल क्या हो जाएगा, बताओ आप, ई सेल करोगे ई कैथोड माइनस ई एनोड, तो ई कैथोड कितना है आपको, ये हो गया है ना, ये कैथोड का है ना, तो ई कैथोड आपको ये है। ठीक है, तो अब कितना हो जाएगा, तो इतना माइनस इतना पूरा लिखे, ये आपको हो जाएगा ए नॉट कॉपर का माइनस 0.059 बाई एन लॉग 1 बाई सी यू 2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कैथोड माइनस एनोड, तो माइनस एनोड होगा ये, माइनस यहाँ पर माइनस आएगा, माइनस ए स्टैंडर्ड जेड एन 2 प्लस से जेड एन, और फिर यहाँ पे एक्चुअली माइनस है ना, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा यहाँ पे, फिर प्लस 0.059 बाई एन लॉग 1 बाई जेड एन 2 प्लस बचेगा। ठीक है, इसको और आगे लेके चलता हूँ। अब देखो, इसको ध्यान से देखो, यहाँ पे जो मेरा सेल पोटेंशियल आ गया ई कैथोड माइनस ई एनोड में पुट किया तो ये आया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ई नोट सेल और यहाँ पे भी ई नोट सेल है। ठीक है, तो इसको ई नोट सेल क्या होगा, ई स्टैंडर्ड कैथोड माइनस ई स्टैंडर्ड एनोड, तो ई स्टैंडर्ड कैथोड ये है, स्टैंडर्ड एनोड ये है, तो इस दोनों को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो ई सेल इज इक्वल टू क्या हो गया आपको, ई नोट सेल, इतना माइनस इतना को ई नोट सेल लिख सकता हूँ। ठीक है, अब बच कितना गया, बच क्या गया, तो आपको माइनस 0.059 बाई एन लॉग 1 बाई सी यू प्लस 2 प्लस 0.059 बाई एन लॉग 1 बाई जेड एन 2 प्लस, ये बच गया। अब देखो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस, अब यहाँ पे 0.05 बाई एन कॉमन लिया जा सकता है, 0.059 बाई एन कॉमन हो गया, तो क्या बचेगा यहाँ पे अंदर में, तो ये बच जाएगा लॉग 1 बाई जेड एन 2 प्लस माइनस, ओके माइनस कॉमन लिया यहाँ पे, माइनस यहाँ पे कॉमन लिया, माइनस 0.059 बाई एन कॉमन लिया, तो बचेगा यहाँ पे लॉग सी यू 2 प्लस माइनस लॉग 1 बाई जेड एन 2 प्लस। देखो यहाँ पे एक्चुअली माइनस कॉमन ले लिया ना, तो माइनस यहाँ पे रह गया, और ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो मैं अभी बताया था आपको लॉग एक्स बाई एम को क्या लिखता हूँ,
log x, log x बाय m को क्या लिखता हूँ, log x माइनस log m, ये लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप, तो ई सेल इज इक्वल टू क्या हो गया आपको, ए नॉट सेल माइनस 0.059 बाई n ब्रैकेट में log, देखो यहाँ क्या है, log x, इसको x मानो, माइनस log m है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, log x बट्टा m होगा, तो log x बट्टा m, तो log 1 बाई सी यू प्लस 2 बाई 1 बाई जेड एन प्लस 2 हो जाएगा। तो फाइनली जो हमारा फॉर्मूला आया सेल पोटेंशियल निकालने का, नर्नेस्ट इक्वेशन इसी को बोलते हैं, वो आया ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई एन लॉग जेड एन 2 प्लस कंसंट्रेशन को हमेशा ब्रैकेट में लिखो CO2 प्लस, ठीक है। तो इसको मैं नर्नेस्ट इक्वेशन बोलता हूं। तो सेल पोटेंशियल आप निकाल सकते हो, सेल पोटेंशियल अगर निकालना हो तो इसका सेल हमेशा क्या होता है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल दिया होता है, ठीक है। तो आप सेल पोटेंशियल बोलता है निकालने के लिए, और कंसंट्रेशन आपको गिवन होगा, तो सेल पोटेंशियल क्या होगा, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल माइनस 0.059 बाई एन लॉग जेड एन प्लस 2 का कंसंट्रेशन बाई सी यू प्लस 2 का कंसंट्रेशन हो गया, ठीक है। देखो अगर इसको आप ये दोनों ये जो यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है, इस दोनों का आप लिखोगे तो क्या होता है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है, यहाँ पे रिडक्शन होता है। तो आप इसको लिखोगे तो ऐसे लिखोगे ना, एनोड पे क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ मान लो, तो जिंक जो है आपको Zn प्लस 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देता है, और कॉपर जो है यहाँ पे क्या हो रहा है, Cu प्लस 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो वो कॉपर में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ओवरऑल जो रिएक्शन होगा क्या हो जाएगा, Zn प्लस Cu प्लस 2 जो कन्वर्ट हो गया Zn प्लस 2 में, और प्लस कॉपर में कन्वर्ट हो गया। ये दोनों सॉलिड स्टेट में, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन यूनिटी होगा। तो यहाँ से देखो रिएक्शन कॉन्सेंट लिखो तो क्या हो जाएगा, Zn प्लस 2 का कॉन्सेंट्रेशन बाई Cu प्लस 2 का कॉन्सेंट्रेशन होगा ना, यहाँ से रिएक्शन कॉन्सेंट क्या हो जाएगा आपको लिखोगे, तो Zn प्लस 2 इंटू कॉपर बाई Zn इंटू Cu प्लस 2 का कॉन्सेंट्रेशन, देखो इसका ये तो कट जाएगा, यूनिटी कॉन्सेंट्रेशन होगा, क्योंकि सॉलिड स्टेट में है। सॉलिड स्टेट में हम लोग कॉन्सेंट्रेशन कितना लेते हैं, 1 लेते हैं, तो ये Zn प्लस 2 बाई Cu प्लस 2 होगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, रिएक्शन कॉन्सेंट भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो चलते हैं आगे, इसको मिटा दूं, ठीक है। तो हमारे पास जो नॉर्नेस्ट इक्वेशन फाइनली आ गया आपको, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई एन लॉग क्यू रिएक्शन कॉसेंट। यहाँ पे ये सेल था तब तो हम लिख रहा था Zn प्लस 2 बाई Cu प्लस 2, कोई अदर भी सेल हो सकता है ना, तो वहां पे आपको रिएक्शन कॉसेंट यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, रिएक्शन कॉसेंट क्या है, Zn प्लस 2 बाई Cu प्लस 2 है, इसलिए यहाँ पे ये लिखा है। तो अगर कोई अदर सेल दिया रहे तो यहाँ पे क्यू रिएक्शन कॉसेंट उसका निकाल के आपको लिख देना पड़ेगा यहाँ पे। तो इसे आप निकाल सकते हो सेल पोटेंशियल, ये है आपको नर्नेस्ट इक्वेशन, ठीक है। तो आइए हम एक क्वेश्चंस करता हूं। देखिए यहाँ पे दिया है आपको, मैग्नीशियम है जो सॉलिड स्टेट में है, वो सिल्वर आयन के साथ कंबाइन करके आपको Mg+2 में प्लस सिल्वर में कन्वर्ट हो गया है। और यहाँ पे आपको निकालना है, ये जो सेल है यहाँ पे सेल है, उस सेल का निकालना है आपको सेल पोटेंशियल कितना होगा, और इस सेल का अगर स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल आपको दिया हुआ है तो सबसे पहले ये जो रिएक्शन दिया है उसको आप सेल के रूप में रिप्रेजेंट करो, है ना। क्वेश्चन नंबर 1, उसको आप सेल के रूप में रिप्रेजेंट करो, कैसे होगा। तो देखो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, मैग्नीशियम का वहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, Mg+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट करता होगा, यही 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, 2 सिल्वर आयन जो होता है उसको गेन करता है, तो वो फिर सिल्वर में कन्वर्ट हो गया है, ये रिएक्शन है। यहाँ पे को पता है कि जहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है एनोड का काम करता है, तो ये एनोड है,
और ये क्या है, कैथोड है, तो इसको आप सेल के रूप में आप रिप्रेजेंट करोगे तो पता है पहले एनोड को हम क्या लिखते हैं, लेफ्ट में लिखते हैं, और कैथोड को राइट में लिखते हैं ना। तो इस एनोड को लेफ्ट में लिखो। एक्चुअली क्या हो रहा है, ये मैग्नीशियम जो सॉलिड है वो कन्वर्ट हो रहा है Mg2+ में, यहाँ पे सॉल्ट भी रिप्रेजेंट करते थे, और फिर यहाँ पे 2Ag+ जो है, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन में वो आपको कन्वर्ट हो जा रहा है 2Ag में कन्वर्ट हो, ऐसे सेल को रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग। ये हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस सेल, ठीक है। अब ये जो सेल है एक्चुअली अगर यहाँ पे हम डेनियल सेल को इससे रिप्लेस करें तो यहाँ पे जिंक के स्थान पे क्या आ जाएगा, मैग्नीशियम आ जाएगा, और यहाँ पे कॉपर की जगह पे क्या आ जाएगा, सिल्वर का इलेक्ट्रोड होगा। ये सॉल्ट होगा, सिल्वर आयन का सॉल्ट होगा, ये मैग्नीशियम आयन का सॉल्ट होगा, ठीक है। इस तरीके का है। तो इसका हमको सेल पोटेंशियल निकालना है। अगर इसका स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल हमको दिया हुआ है कितना, तो इसका आपको स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल गिवन है 3.17 वोल्ट, ठीक है। तो बताओ कैसे निकलेगा। तो बस नेक्स्ट इक्वेशन लगाना है यहाँ पे और कुछ नहीं। तो ई सेल, इसका सेल पोटेंशियल निकालना है आपको, तो क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल माइनस 0.059/n। अब देखो यहाँ पे भी कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन, n की जगह पे 2 पुट करना है लॉग। अब क्यू रिएक्शन कॉन्स्टेंट है, तो रिएक्शन कॉन्स्टेंट देखो, अब इस दोनों को कंबाइन करोगे आप, है ना, इस दोनों को, ये कट जाएगा यहाँ पे, ये और ये कट जाएगा, तो आपको क्या आएगा इक्वेशन। इसको अगर ओवरऑल रिएक्शन यहाँ पे लिखो तो क्या आएगा, ये जो ओवरऑल रिएक्शन आएगा आपको, मैग्नीशियम प्लस 2Ag+ इज इक्वल टू यहाँ पे Mg+2 और प्लस 2Ag सॉलिड स्टेट में। सॉलिड स्टेट में कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, यूनिटी होगा, क्या बच जाएगा, Mg+2 का कॉन्सेंट्रेशन, और नीचे हो जाएगा आपको Ag+ का कॉन्सेंट्रेशन ना। Ag+ का कॉन्सेंट्रेशन का क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, 2Ag+ है ना, ये होगा। देखो आप यहाँ पे पुट करो फिर, तो ई नॉट सेल कितना दिया है आपको, 3.17 दिया है, माइनस 0.059/2 लॉग। मैग्नीशियम का कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया था, यहाँ पे देखो मैग्नीशियम का कॉन्सेंट्रेशन आपको 0.130 मोलर कॉन्सेंट्रेशन है, तो ये आपको 0.130 मोलर कॉन्सेंट्रेशन हो गया। और सिल्वर आयन का कॉन्सेंट्रेशन जीरो कितना हो गया, 0.0001 है, 10 के पावर -4 है, ये 10 के पावर -4 होगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसको आपको कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। कैलकुलेशन के बाद जो इसका रिजल्ट आता है, $2.96 वोल्ट आएगा, ठीक है। आप कैलकुलेट कर लेना, 2.96 वोल्ट आ जाएगा इसका, ठीक है। तो सेल पोटेंशियल निकाल सकते हो, अगर स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल और उसका कॉन्सेंट्रेशन दिया है कोई भी सेल का, है ना, तो आप सेल पोटेंशियल आसानी से निकाल सकते हो यूजिंग नर्स इक्वेशन, ठीक है। आगे चलते हैं। तो मैंने यहाँ पे देखा कि आप नॉनेस्ट इक्वेशन का यूज करके आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हो, ठीक है, और सेल पोटेंशियल निकाल सकते हो, ठीक है। अब देखता हूँ कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड पीएच ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, है ना। अगर कोई हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड है, ठीक है, तो उसका पीएच कैसे निकाल सकते हैं, उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकाल सकते हैं, नर्स इक्वेशन का यूज करके, ठीक है। देखो जब आप हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज करते हो, ठीक है, अगर एज ए एनोड यूज किए हो तो क्या क्या होगा, हाइड्रोजन गैस जो होता है, ठीक है, वो कन्वर्ट हो जाता है आपको 2H+ में, और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ठीक है। अगर एनोड यूज करता है, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और एज ए कैथोड आप सोचो यहाँ पे, तो 2H+ जो है 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसका प्रेशर कुछ भी हो सकता है, लेट इट बी P, ठीक है, P इसका प्रेशर है, और इसका आपको कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे गिवन होगा। बताओ, तो अगर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ना, तो इसका आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकालोगे, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के नर्स इक्वेशन का यूज करेंगे। तो E बराबर क्या होगा, E स्टैंडर्ड माइनस 0.059/n लॉग Q हो जाएगा। लॉग Q क्या होगा, लॉग पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, इसे देखो पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन बाई H+ के कॉन्सेंट्रेशन का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे H+ का कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसे आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हो, H+ का कॉन्सेंट्रेशन कुछ भी गिवन हो,
तो आप स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का यूज, अब देखो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कितना होता है। एक्चुअली मैं यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल यूज किया हूँ, इसलिए मैं रिडक्शन वाला इक्वेशन का यूज किया हूँ यहाँ पे, ठीक है। रिडक्शन वाला इक्वेशन यही है ना। तो देखो इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल निकालो एट एनी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल टू क्या हो गया, ए स्टैंडर्ड माइनस 0.059 बाई एन लॉग पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन बाई H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन। अब देखो आप हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो होता है SRP क्या होता है, बाई कन्वेंशन जीरो माना गया है, तो ये SRP इसका क्या होगा, जीरो होगा। तो क्या आ जाएगा, ई जो आएगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बराबर माइनस 0.059 बाई एन, एन यहाँ पे कितना है 2 है, लॉग पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन अगर 1 हो, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन अगर 1 एटमॉस्फेरिक दिया हो तो क्या आ जाएगा 1 बाय H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन होगा, ठीक है। अब देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस 0.059 बाई 2 लॉग H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन -2, ओके लिख सकते हैं यहाँ पे, और -2 इधर आ जाएगा, ठीक है। अब बताओ log x के पावर कुछ तो क्या लिखते थे इसको हम लोग, 2 log x लिखते थे, ठीक है। तो यहाँ पे -2 इधर आएगा, तो e इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको माइनस 0.059 बाई 2 इंटू -2 लॉग H प्लस कॉन्सेंट्रेशन, ये हो जाएगा। देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 कैंसिल होगा यहाँ पे, तो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आया आपको वो 0.059 लॉग H प्लस आ गया, ठीक है। अब देखो आपको इक्विलिब्रियम चैप्टर से पता होगा pH जो होता है सॉल्यूशन का वो माइनस लॉग H प्लस कॉन्सेंट्रेशन होता है, ठीक है। अगर H प्लस कॉन्सेंट्रेशन दिया हो तो आप pH निकाल सकते हो, है ना, और उस सॉल्यूशन का pH कितना होगा बताओ। तो यहाँ पे अगर pH इज इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस कॉन्सेंट्रेशन है तो लॉग H प्लस कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा, माइनस pH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग H प्लस कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम pH से रिप्लेस करते हैं, log H प्लस को हम लोग pH से रिप्लेस करेंगे तो E क्या हो जाएगा, तो E का जो वैल्यू आ जाएगा माइनस 0.059 इंटू pH ऑफ द सॉल्यूशन, जो भी गिवन होगा वो आपको पता चल जाएगा। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर आपको बोलेगा pH है ना, pH कोई हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है जिसमें जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का यूज किया हूँ उसका pH मान लो 2 है, तो बोलेगा उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होगा, तो आप निकाल सकते हो, ओके। अब यहाँ पे इस पे एक क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग। ये फॉर्मूला याद रखना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा पीएच के टर्म में माइनस 0.059 इंटू पीएच हो जाता है, या माइनस या 0.059 लॉग H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन होता है। एक क्वेश्चन से यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोला कोई सेल है जिसमें आपको हाइड्रोजन का ही, देखो यहाँ पे एक सेल का रिप्रेजेंटेशन दिया है, यहाँ पे क्या है ये सॉल्ट ब्रिज का यहाँ पे यूज किया है, तो इससे पहले क्या होगा एनोड होगा, इधर कैथोड होगा। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का ही एनोड के रूप में भी यूज किया, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का ही कैथोड के रूप में भी यूज किया है। बट डिफरेंस है यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन अलग यूज किया है, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन अलग यूज किया है। कॉन्सेंट्रेशन एक बीकर में अलग कॉन्सेंट्रेशन है और एक बीकर में अलग कॉन्सेंट्रेशन है। तो बोला है कि मेजर्ड पोटेंशियल कितना होगा 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब 298 केल्विन टेम्परेचर बोला है कि इसका पोटेंशियल क्या होगा इस सेल का, बताओ। तो सेल का पोटेंशियल क्या निकालते हैं, तो ई सेल जो निकालते हैं हमेशा क्या होता है ए नॉट सेल माइनस 0.059 बाई एन लॉग क्यू होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एनोड पे क्या हो रहा है, एनोड पे यहाँ पे H2 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन कितना है 0.4 है, और ये कॉन्सेंट्रेशन आपको दिया है pH 1 दिया हुआ है, देखो pH 1 दिया है ना, pH 1 है तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, तो बताओ pH इज इक्वल टू क्या होता है माइनस लॉग H प्लस कॉन्सेंट्रेशन ना। तो यहाँ पे pH का वैल्यू 1 दिया है, इसका वैल्यू 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पुट किया जाए H प्लस की जगह पे कि इसका पूरा वैल्यू क्या आ जाए 1 के इक्वल हो जाए, वो तो अगर माइनस लॉग अगर H प्लस की जगह पे 10 के बाद -1 पुट किया जाए तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, -1 इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो 1 लॉग 10 हो जाएगा, लॉग 10 का वैल्यू 1 हो जाएगा ना, बराबर 1 आ गया। इसका मतलब H प्लस का कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए 10 के पावर -1 होना चाहिए,
ठीक है। इसका मतलब अगर pH 1 है, मतलब H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना गिवन है हमको, 10 के पावर -1 गिवन है, तो ये 10 के पावर -1 है। ओके, ये आपको एनोड रिएक्शन हो गया। कैथोड पे जो रिएक्शन है वो क्या होगा, तो यहाँ पे कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो यहाँ पे रिडक्शन हुआ है, H प्लस जो है, चलो तो H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो वो हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस का जो प्रेशर है वो आपको 0.1 एटमॉस्फेरिक यूज किया है, और H प्लस का जो कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे pH2 है, ये 10 के पावर -2 हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों को कंबाइन करो, रिएक्शन को दोनों का अगर कंबाइन करोगे तो देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व क्या हो रहा है, 2 हो रहा है, n का वैल्यू तो 2 पुट करना है यहाँ पे, तो ये कट जाएगा तो आपको बचेगा H2 प्लस 2H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, ये H2 प्लस 2H, H2 यहाँ पे क्या है 0.4 है, ये H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन 10 के पावर -2 है, इज इक्वल टू, अब इधर 2H प्लस यहाँ पे बचा, जिसका कॉन्सेंट्रेशन 10 के पावर -1 है, और प्लस H2, इसका कॉन्सेंट्रेशन 0.1 है। ठीक है, 0.1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसका प्रेशर है। अब बताओ, तो यहाँ पे रिएक्शन कॉन्स्टेंट क्या हो जाएगा, इस पूरा ओवरऑल सेल रिएक्शन से आप दिख रहा है यहाँ पे जो लॉग क्यू, तो क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर बाय H2, यहाँ पे क्यू का वैल्यू क्या करोगे, यहाँ अगर क्यू लिखना पड़े तो क्या करोगे यहाँ पे, तो ये जो H प्लस है उसका कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इधर वाला, बाई फिर इधर वाला पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इंटू H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इधर वाला होगा। ठीक है, तो इधर H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन लगे वो पुट करना है यहाँ पे, इस फॉर्मूला में पुट करने के बाद आपको आ जाएगा, तो निकालते हैं हम। तो यहाँ पे जो ई सेल आ जाएगा इज इक्वल टू ई नॉट सेल। अब बताओ हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड है ना, तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, माइनस 0.059 बाई 2 इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट हो रहा था 2 लॉग क्यू लिखो इससे, तो क्या होगा, इधर H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन 10 के पावर -1 का स्क्वायर, 10 के पावर -1 का स्क्वायर इंटू इधर का पार्शियल हाइड्रोजन 0.1, प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट होता है ना रिएक्शन कॉन्स्टेंट। अब रिएक्टेंट वाला क्या है, तो इधर 10 के पावर -2, चूंकि यहाँ पे 2 है कॉफिशिएंट, तो 10 के -2 का स्क्वायर इंटू 0.4 हो गया। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो इसका जो आंसर आएगा आपको वो -0.041 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए नर्नेस्ट इक्वेशन का यूज करके आप हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का भी सेल पोटेंशियल निकाल सकते हो, उसका पीएच निकाल सकते हो, है ना, ये सब। आगे चलते हैं, चलिए, तो एप्लीकेशन ऑफ नर्स इक्वेशन में हम लोग देख लिया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड पीएच ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैसे निकाल सकते हैं, सेल पोटेंशियल कैसे निकाल सकते हैं, तो ये मैं देख चुका हूं, है ना, सेल पोटेंशियल कैसे निकाल सकते हैं कोई भी सेल का, है ना, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई एन लॉग क्यू। ओके, अब कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, अब हम इसका यूज करके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालेंगे और स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी निकालेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और गिब्स फ्री एनर्जी को जानने से पहले कुछ और बेसिक्स हम लोग समझते हैं। यहाँ पे देखो, तो ये जैसे हम यहाँ पे फिर एग्जांपल ले रहे हैं डेनियल सेल का, तो डेनियल सेल में जिंक एनोड का काम कर रहा है, कॉपर कैथोड का काम कर रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, करंट फ्लो कर रहा है आपको कॉपर से जिंक की तरफ, यहाँ पे फ्लो कर रहा है। तो बताओ यहाँ पे, तो एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, तो Zn जो है आपको Zn प्लस 2 प्लस में कन्वर्ट होता है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन होते रहता है। यहाँ पे क्या होता है, जिंक यहाँ पे टूटते रहता है और Zn प्लस 2 के रूप में कन्वर्ट होते रहता है। इसका मतलब जैसे जैसे सेल का रिएक्शन होते जाता है ना, तो Zn प्लस 2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है सेल में ना, बढ़ रहा है। और इधर देखो सोल्यूशन में जो Cu प्लस 2 आयन है क्या करता है, इसमें जो Cu प्लस 2 आयन है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते रहता है, इधर से जो इलेक्ट्रॉन जाते रहते हैं उसको गेन करता है और कन्वर्ट हो जाता है आपको कॉपर के रूप में। इसमें जाके क्या होता है, इस पे जाके जमा होने लगता है ना, कॉपर सॉलिड के रूप में जाके जमा होने लगता है। इसका मतलब इधर Zn प्लस 2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते रहता है और यहाँ पे Cu प्लस 2 का कॉन्सेंट्रेशन घटते रहता है ना। तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है, जो देखो आप ई सेल जो इसका निकाल लेते हैं हम लोग, क्या निकाल लेते हैं,
ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई एन लॉग जेड एन प्लस 2 बाई सी प्लस 2 का कॉन्सेंट्रेशन निकालते थे ना। अब बताओ जैसे जैसे टाइम बीत रहा है यहाँ पे तो जेड एन प्लस 2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है और सी प्लस 2 का कॉन्सेंट्रेशन घट रहा है। तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे जिंक इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है और इसका कॉन्सेंट्रेशन घट रहा है, तो ओवरऑल ये वैल्यू बढ़ रहा है, ये वैल्यू बढ़ेगा, तो ओवरऑल इसका जो नेगेटिव वैल्यू है ये पूरा वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसमें से आप बढ़ा हुआ वैल्यू को घटाओगे तो इसका वैल्यू क्या हो, कम हो रहा है। इसका मतलब जेड एन प्लस 2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा और सी प्लस 2 का कॉन्सेंट्रेशन घटेगा, तो ई सेल भी क्या होगा, ई सेल भी, सेल का पोटेंशियल भी क्या होगा, डिक्रीज करेगा, सेल का पोटेंशियल भी डिक्रीज करेगा। इसका मतलब जैसे जैसे टाइम बीत रहा है तो सेल का पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज करते चला जाता है, ठीक है। और एक टाइम ऐसा आता है ना, एक टाइम ऐसा आता है उसके बाद क्या होगा, आपको जिंक आयन का जो कंसंट्रेशन इसमें हो गया और इसमें जो कॉपर आयन का कंसंट्रेशन हो गया वो चेंज नहीं करता है, और उस टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन, है ना, इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन जब आएगा तो यहाँ पे इसका मतलब जेड एन प्लस 2 इसमें नहीं जा रहा है और सी प्लस 2 का इस पे डिपोजिट नहीं हो रहा है ना, दैट इज इक्विलिब्रियम कंडीशन होता है। और इक्विलिब्रियम कंडीशन में जो आपको सेल पोटेंशियल हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे सेल पोटेंशियल डिक्रीज करते जाता है करते जाता है करते जाता है, और एक टाइम आता है जिसमें इसका जो वैल्यू आएगा वो ई नॉट सेल के इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ पे ई सेल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो एट इक्विलिब्रियम तो एट इक्विलिब्रियम आपको जो है पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेल का जो पोटेंशियल हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा। ये स्टैंडर्ड जीरो नहीं होगा, ये स्टैंडर्ड तो हम लोग डिफाइन करते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन में ना, हम लोग सेल पोटेंशियल की बात करें है ना, जो सेल पोटेंशियल होगा उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसको आप कैसे देख सकते हो, तो आप सिंपल से एक सेल सेटअप किया, डेनल सेल सेटअप किया, इसमें वोल्ट मीटर हम लोग लगा देते हैं और रीडिंग मेजर करते हैं। तो क्या होगा, स्टार्टिंग में वोल्ट मीटर ज्यादा रीडिंग शो कर रहा है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीत रहा है ना, तो सेल पोटेंशियल कम होगा, तो वोल्ट मीटर का भी रीडिंग क्या होगा, कम होने लगेगा। और एक टाइम आता है जब वोल्ट मीटर का रीडिंग जीरो हो जाता है, उस कंडीशन को हम लोग इक्विलिब्रियम कंडीशन बोलते हैं। और इक्विलिब्रियम कंडीशन में जो सेल पोटेंशियल होता है, ई सेल क्या हो जाएगा, आपको जीरो हो जाएगा, है ना। तो इक्विलिब्रियम देखो, इक्विलिब्रियम कंडीशन में जो ई सेल क्या हो गया, जीरो हो गया। तो एट इक्विलिब्रियम हम लोग बात कर रहे हैं, एट इक्विलिब्रियम बात कर रहे हैं, देखो आप, ओके। तो यहाँ पे ई सेल जीरो हो गया, तो जीरो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको, ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई एन लॉग, और इक्विलिब्रियम में जो Zn2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन होगा और CO2 प्लस का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो हो जाएगा यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे ई नॉट सेल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इधर नेगेटिव में नेगेटिव में कट जाएगा, 0.059 बाई एन लॉग Zn2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बाई CO2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बोलेंगे। अब देखो इक्विलिब्रियम से एक चीज और आपको समझना है, यहाँ पे हम लोग क्या निकालते थे, रिएक्शन कोएफिशिएंट निकालते थे। तो जो दोनों का ओवरऑल रिएक्शन से हम लोग रिएक्शन कोएफिशिएंट निकालते थे तो कितना आता था, Zn2 प्लस बाई CO2 प्लस आता था, है ना। तो देखो इक्विलिब्रियम में जो रिएक्शन कोएफिशिएंट होता है ना, रिएक्शन कोएफिशिएंट अगर इक्विलिब्रियम में आप रिएक्शन कोएफिशिएंट निकाल रहे हो तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोले मैं, अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन अचीव हो गया तो उस समय जो रिएक्शन कोएफिशिएंट होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं। मतलब रिएक्शन कोएफिशिएंट आप इक्विलिब्रियम कंडीशन में निकाल रहे हो तो उसको हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं। अब इसको क्यू से कैसे रिप्रेजेंट करें, क्यू को हम लोग केजी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एट इक्विलिब्रियम, ये आपको इक्विलिब्रियम चैप्टर से क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको ई नॉट सेल आ गया, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल आपको कितना हो गया, 0.059 बाई एन लॉग, कैसे लिख सकते हो यहाँ पे इधर आ जाएगा एन, तो एन ई नॉट सेल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपको, 0.059 लॉग कैसे, ठीक है, ये हो गया। अब देखो अगर इसको हम लोग जनरल फॉर्मूला में एज लिखे तो एक्चुअली ये जो फॉर्मूला मेरा होता था क्या होता था, ये जो फॉर्मूला मेरा होता था क्वेश्चंस, ये जो होता था
वो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी बाई एन एफ लॉग था ना, लॉग, और इक्विलिब्रियम कंडीशन में निकाल मतलब लॉग क्यू होता था, तो सबका वैल्यू पुट करने के बाद आया था ना 0.059 में लिखता था, तो इसके टर्म में लिखना है। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में देखो, इक्विलिब्रियम कंडीशन ई सेल 0 हो गया, तो यहाँ पे ई नॉट सेल कितना हो जाएगा, ई नॉट सेल आर टी बाई एन एफ लॉग क्यू को मैं कैसे लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो गया एन एफ ई नॉट सेल इज इक्वल टू कितना आ गया आर टी लॉग कैसे, ठीक है। तो एक रिलेशन हो गया आपको स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल के बीच में और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच में एक रिलेशन आ गया है ना। तो इस रिलेशन का आप यूज करके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल सकते हो। जैसे क्वेश्चन है, यहां पे देखिए क्वेश्चन है, कॉपर जो है सिल्वर आयन के साथ रिएक्ट कर रहा है यहाँ पे, तो Cu+2 में कन्वर्ट हो रहा है प्लस सिल्वर में कन्वर्ट हो रहा है। एक सेल का है ना, एक सेल का यहाँ पे रिएक्शन दिया हुआ है, तो बताओ आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा अगर स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल दिया है। देखो आप स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, इस सेल का स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल दिया है, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना होगा, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आप यहाँ से निकाल सकते हो। देखो यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन का, चूंकि जिंक जिंक Zn+2 में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पे सॉरी ये क्वेश्चन है ना, हाँ, तो यहाँ पे कॉपर Cu+2 में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। तो n का वैल्यू 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, और ई सेल दिया हुआ है, यहाँ पे स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल दिया है, तो Kc का वैल्यू आ जाएगा ना, कितना सिंपल है। देखो आप इस फॉर्मूला का यूज करो, तो n का वैल्यू वहाँ पे 2 है, इंटू सेल पोटेंशियल कितना है वहाँ पे 0.46 है वोल्ट है, तो इज इक्वल टू 0.059 लॉग Kc है ना। तो लॉग Kc का वैल्यू आ जाएगा, तो Kc का वैल्यू आपको निकालना है, और इसका आंसर आएगा आपको 3.92 इंटू 10⁻15 निकाल लेना है आपको, ठीक है। आगे चलते हैं, अब हम लोग गिब्स एनर्जी समझने वाले हैं कि गिब्स एनर्जी क्या होता है। इस रिलेशन को आप याद रखोगे, रहने देते हैं यहाँ पे, ठीक है। गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है, देखो यहाँ पे क्या है, जब यहाँ पे आप एक सेल सेटअप किए हो, यहाँ पे डेनियल सेल है, ठीक है, तो डेनियल सेल के पास क्या होता है, हमेशा कैपेसिटी होता है कि कुछ काम कर सकता है ना, कुछ यूजफुल वर्क कर सकता है, ठीक है। तो ये जो यूजफुल वर्क करता है ना, कोई भी जो यूजफुल वर्क कर सकता है, उसका जो नेगेटिव वैल्यू होता है, उसको हम लोग गिब्स फ्री एनर्जी बोलते हैं, उसको हम लोग गिब्स फ्री एनर्जी बोलते हैं, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा जी से, है ना। तो वो गिब्स एनर्जी डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, हमेशा चेंज निकालते हैं, क्योंकि गिब्स एनर्जी एक स्टेट फंक्शन होता है, जो भी स्टेट फंक्शन होता है हम लोग चेंज निकालना चाहते हैं ना। तो गिब्स एनर्जी, तो चेंज इन गिब्स एनर्जी हम लोग निकालेंगे, जो आपको थर्मोडायनेमिक्स में थोड़ा बहुत बताया गया होगा गिब्स एनर्जी के बारे में, उसमें बताया जाता है। तो जो गिब्स एनर्जी होता है नेगेटिव ऑफ यूजफुल वर्क डन होता है, यूजफुल वर्क डन, ठीक है। तो ये जो सेल है ना, ये सेल जितना काम कर सकता है ना, इसका जो कैपेसिटी है, जितना काम करने का जो कैपेसिटी है, यूजफुल वर्क जो कर सकता है, उसका जो नेगेटिव वैल्यू है, उसको हम लोग गिब्स एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। अब बताओ ये सेल कितना काम करेगा, अगर मान लो सेल पोटेंशियल, मान लो एक सेल है, ठीक है, ये एक सेल है जिसका सेल पोटेंशियल ई है, ठीक है, ये सेल पोटेंशियल है, और इसमें चार्ज मान लो NF चार्ज फ्लो कर रहा है, NF, N इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, F इज अ फैराडेज कांस्टेंट हो गया, ठीक है। तो ये चार्ज है, ठीक है, इतना चार्ज फ्लो कर रहा है, और सेल पोटेंशियल इसका E है, तो यहाँ पे वर्क डन कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे जो वर्क डन हो जाएगा आपको वो NFE हो जाएगा, वर्क डन कितना हो जाएगा NFE वर्क डन हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो यूजफुल वर्क डन है ना, ये जो यूजफुल वर्क डन, वर्क करने का जो कैपेसिटी, उसका जो नेगेटिव वैल्यू है, उसको हम लोग स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी बोलते हैं यहाँ पे। तो स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा जी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस NF इंटू ई लिख सकते हैं ना, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है। सॉरी, ये तो क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी है, और स्टैंडर्ड स्टेट में निकालोगे तो क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड स्टेट में निकालोगे तो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल लेना पड़ेगा, NF ई नॉट सेल लेना पड़ेगा, है ना। स्टैंडर्ड स्टेट में निकालते हो तो माइनस NF ये स्टैंडर्ड सेल लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपको स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी निकाल सकते हो, या गिब्स फ्री एनर्जी निकाल सकते हो, सेल पोटेंशियल दिया है, अगर स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल दिया है तो स्टैंडर्ड फ्री गिब्स एनर्जी निकाल सकते हैं ना। इसको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड फ्री गिब्स एनर्जी, स्टैंडर्ड फ्री गिब्स
एनर्जी, ठीक है। देखो तो स्टैंडर्ड फ्री गिब्स एनर्जी निकाल सकते हो। बताओ एट इक्विलिब्रियम में क्या हो रहा था, ई सेल जीरो हो जा रहा था ना, सेल पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होगा, डेल्टा जी का भी वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। और स्टैंडर्ड फ्री गिब्स एनर्जी आप निकाल सकते हो इस इक्वेशन का यूज करके। देखो एक्चुअली जो है ना, जो गिब्स एनर्जी, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी होता है, ये आपको स्पॉन्टेनिटी ऑफ द केमिकल रिएक्शन को बताता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन खुद से हो सकता है क्यों नहीं। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है खुद से होना, है ना। तो डेल्टा जी अगर नेगेटिव है, देखो अगर इसमें वर्क करने का कैपेसिटी है, इसमें अगर वर्क करने का कैपेसिटी है तभी ना डेल्टा जी क्या आएगा। अगर इसमें वर्क करने का कैपेसिटी है तो डेल्टा जी क्या आएगा, निगेटिव ऑफ यूजफुल वर्क डन, तो नेगेटिव आएगा। अगर वर्क करने का कैपेसिटी है खुद में, कोई सिस्टम में अगर खुद में वर्क करने का कैपेसिटी है तो मतलब क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा, खुद से काम कर सकता है ना, तो वो स्पॉन्टेनियस होगा। तो उस समय क्या होगा, डेल्टा जी नेगेटिव आएगा। अगर हमारे में यूजफुल वर्क डन करने, हमारे में काम करने का कैपेसिटी है तो हमारा डेल्टा जी क्या आएगा, नेगेटिव आया ना, नेगेटिव। और हमारा जो वर्क करने का कैपेसिटी है, और मतलब हमारे में वर्क करने का कैपेसिटी नहीं है, मतलब नेगेटिव पहले से है, तो ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब डेल्टा जी अगर पॉजिटिव है, डेल्टा जी अगर पॉजिटिव है तो वो चीज स्पॉन्टेनियस नहीं होगा। मतलब हमारे पास मान लो पैसा है ही नहीं, मान लो हमारे पास अगर पैसा है तो डेल्टा जी क्या हो गया, मतलब पैसा है तो हम काम कर सकते हैं पैसा से, तो डेल्टा जी क्या हो जाएगा, निगेटिव होगा, ठीक है। तो डेल्टा, इसका मतलब स्पॉन्टेनियस है, हम लोग खुद से काम कर सकते हैं। और जो पहले से कर्ज में है, जो पहले से नेगेटिव में है, तो डेल्टा जी क्या हो जाएगा उसके लिए, पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब डेल्टा जी पॉजिटिव, इसका मतलब वो नॉन स्पॉन्टेनियस है, खुद से नहीं कर सकता कोई भी चीज, ठीक है। तो डेल्टा जी तो स्पॉन्टेनिटी को बताता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई होता है, ठीक है। अब बताओ, तो ई सेल अगर पॉजिटिव है, ई सेल अगर पॉजिटिव होगा यहाँ पे, तो डेल्टा जी क्या होगा, नेगेटिव होगा, है ना। तो स्पॉन्टेनिटी के लिए याद रखना आप, सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस के लिए, अगर सेल रिएक्शन कोई भी सेल है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे डेनियल सेल है, तो सेल रिएक्शन अगर स्पॉन्टेनियस के लिए क्या चीज चाहिए, स्पॉन्टेनियस के लिए आपको ई सेल क्या होगा, ई सेल पॉजिटिव होगा, या डेल्टा जी क्या होना चाहिए, वो नेगेटिव होना चाहिए, है ना। चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। या सेल पोटेंशियल अगर पॉजिटिव है तो सेल रिएक्शन क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा, मतलब वो उसमें रिएक्शन होगा, उसमें रेडॉक्स रिएक्शन होगा। एक्चुअली सेल में क्या होगा, रेडॉक्स रिएक्शन होता है ना, एक तरफ ऑक्सीडेशन एक तरफ रिडक्शन होता है ना, तो एक रेडॉक्स रिएक्शन है ये। चले ओके, अब देखो यहाँ पे डेल्टा जी नोट क्या आ गया आपको, माइनस एन एफ ई नोट सेल होता है। अब यहाँ से देखो एन एफ ई नोट सेल इजिकल टू क्या होता है, आर टी लॉग के सी भी होता है। तो इस दोनों इक्वेशन का यूज करके आपको यहाँ पे पता चल रहा होगा, डेल्टा जी नॉट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस, और एन एफ ई नॉट सेल के जगह पे क्या लिख सकते हैं, आर टी लॉग के सी। तो ये आप देखो स्टैंडर्ड फ्री गिब्स एनर्जी को हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ भी एक रिलेशन आ गया हमारा, डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस आर टी लॉग के सी हो गया, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गिवन है एट टी टेम्परेचर पे, तो वहाँ पे स्टैंडर्ड फ्री गिब्स एनर्जी निकाल सकते हो, या जस्ट ई नॉट सेल दिया है तब पर भी आपको स्टैंडर्ड फ्री गिब्स एनर्जी निकाल सकते हो, है ना। ये सब इक्वेशन है। जैसे यहाँ पे देखो आप, एक क्वेश्चन है यहाँ पे, जिंक प्लस यू प्लस टू के साथ कंबाइन कर रहा है, तो जेड प्लस टू प्लस यू, एक सेल का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे दिया है ना। एक सेल है जिसमें जिंक एनोड का काम कर रहा है और कॉपर यहाँ पे कैथोड का काम कर रहा है। कैसे पता चला, जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो एनोड ना, तो एनोड पे ये रिएक्शन होगा और कैथोड पे ये रिएक्शन होगा। तो इसका स्टैंडर्ड फ्री गिब्स एनर्जी कितना होगा, अगर इसका ई नॉट सेल दिया हुआ है, देखो ई नॉट सेल दिया हुआ है यहाँ पे, इस इक्वेशन का यूज कर सकते हैं। ई नॉट सेल दे दिया है और डेल्टा डेल्टा जी नॉट हमको निकालना है, और माइनस एन एफ, एन कितना होगा, यहाँ पे भी दो इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्व, जिंक जिंक प्लस टू में जा रहा है, दो इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट है, और इसका एफ का वैल्यू 96,500 कूलम पुट करना है तो आ जाएगा। तो कैसे है, तो इस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो कौन सा क्वेश्चन है आपको, तीसरा क्वेश्चन है ना। तो यहाँ पे डेल्टा जी नोट कितना हो जाएगा, माइनस एन एफ, तो माइनस एन का वैल्यू कितना है वहाँ पे 2, एफ का वैल्यू 96,500 पुट करना है कूलम, और ई नोट सेल आपको दिया है वहाँ पे 1.1 वोल्ट दिया है। तो आपको आ जाएगा, इसका जो वैल्यू आएगा आंसर आपको माइनस 212.27 है ना किलो जूल आ जाएगा आंसर आपको, ठीक है। ये आपको निकाल लेना, सॉल्व कर लेना, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक छोटा सा चीज आपको जानना है कि जो चेंज इन गिब्स एनर्जी होता है ना, चेंज इन गिब्स एनर्जी होता है, ये आपको एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ये आपको क्या होता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। ये आपको मास पे डिपेंड करता है ना। जिंक के इलेक्ट्रोड का अगर इसका मास बढ़ा दिया जाए
कॉपर के इलेक्ट्रोड का अगर मास बढ़ा दिया जाए, है ना, तो चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है, चेंज कर जाएगा, है ना। चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी क्या होगा, चेंज कर जाएगा, क्योंकि ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, ये मास पे डिपेंड करता है, ठीक है। जबकि हम बताए थे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या था, इंटेंसिव प्रॉपर्टी था, वो मास पे डिपेंड नहीं करता है। जबकि गिब्स फ्री एनर्जी जो होता है वो मास पे डिपेंड करता है, मतलब ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। ये लास्ट क्वेश्चन है, ये सॉल्व करने के बाद फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे। ये क्वेश्चन देखते हैं। 5वां आपको यहाँ पे क्या है, Au प्लस इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या चीज में, Au में कन्वर्ट होगा। तो इसका जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो आपको दिया हुआ है कितना, 1.69 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है। दूसरा है आपको कि Au+3 जो है, Au3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आपको कन्वर्ट हो जाएगा गोल्ड में। तो इसका जो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल दिया हुआ है आपको 1.40 वोल्ट दिया हुआ है। तो मेरे को निकालना है Au3 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तभी तो ये Au प्लस में कन्वर्ट होगा, है ना। तो इसका स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कितना होगा, है ना। तो इसका स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कितना होगा वो निकालना है, ठीक है। देखो, तो इसका अगर स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल दिया हुआ है तो इसका डेल्टा जी नॉट निकाल सकते हो। डेल्टा जी नॉट क्या होगा, इसको 1 मान लेते हैं। तो डेल्टा जी नॉट क्या होगा, माइनस एन एफ ई नॉट सेल होता था, एन एफ ई नॉट सेल होता था। यहाँ पे डेल्टा जी नॉट इसका भी निकाल सकते हो इसी तरीका से, इसको दूसरा मान लेते हैं। वो माइनस इसका एन कितना है, 1 है, इसका एन कितना है, 1 है, और इसका एन कितना है, 3 है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 3F ई नॉट सेल हो जाएगा, यहाँ पे पुट करना है। और इसका मान लेते हैं डेल्टा जी 3, ये कितना हो जाएगा, माइनस एन यहाँ पे कितना है, 2 है, 2F। और इसका तो निकालना है ना जी आपको, ई नॉट सेल इसका निकालना है कितना होगा, ठीक है। अब देखो डेल्टा G3 नॉट, इसको आपको निकालना हो इस दोनों इक्वेशन का यूज करके। बताओ यहाँ पे अगर सेकंड इक्वेशन को, अगर यहाँ पे ये फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं और ये सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं, अगर सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से अगर घटा दे, सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से घटाते हैं, सेकंड माइनस फर्स्ट, तो कितना हो जाएगा, क्या आपको देखो Au3 प्लस के, इसको इसमें घटाना है ना। तो Au3 प्लस, यहाँ पे देखना आप, माइनस Au प्लस, और 3 इलेक्ट्रॉन में 2 इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 2 इलेक्ट्रॉन बचेगा, 2 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा, Au3 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो कन्वर्ट हो गया Au प्लस में। इसका मतलब दूसरा इक्वेशन को पहला इक्वेशन से घटाने के बाद हमको क्या आ गया, थर्ड इक्वेशन आ गया, ये है ना। इसका मतलब जो डेल्टा जी होगा, जो डेल्टा G3 नॉट होगा, उसको वो क्या हो गया एक्चुअली, उसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा जी नॉट माइनस डेल्टा G1 नॉट ना। दूसरा में से पहला को घटाएंगे तो हमको डेल्टा G3 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका वैल्यू पुट करो यहाँ पे, तो -2F इंटू इसका ई नॉट सेल निकालना है, इज इक्वल टू कितना, डेल्टा G2 को क्या लिख सकते हैं, -3F, और ई नॉट सेल इसका कितना था 1.4 माइनस, इसको लिखेंगे तो माइनस, देखो माइनस यहाँ पे भी और माइनस फिर यहाँ पे भी है ना। तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, एन उसका 1 है, 1 इंटू एफ, और इंटू इसका 1.69 है, 1.69 है, ये हो गया। यहाँ से एफ एफ समय है तो कैंसिल हो जाएगा, -2 इंटू ई नॉट सेल इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो आप, -3 इंटू 1.4 है ना यहाँ पे, ओके 1.4 था यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 4.2 माइनस 4.2 और प्लस 1.69 बचा। यहाँ पे ई नॉट सेल नहीं आ जाएगा, ई नॉट सेल इक्वल कितना हो जाएगा, आपको इसको कैलकुलेट कर लोगे इधर,
करके, तो आपको पता चल जाएगा। तो इसका जो ए नोट सेल आएगा आपको 1.255 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके बना सकते हो आप। तो मैंने इस लेक्चर में पढ़ा नर्नेस्ट इक्वेशन क्या होता है, ठीक है, उसका एप्लीकेशन क्या है, उसकी मदद से आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे फाइंड कर सकते हो, अगर अगर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड है तो उसका पीएच ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैसे फाइंड कर सकते हो, ईएमएफ ऑफ सेल को कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, कोई भी रिएक्शन फिजिबल है कि नहीं उसको कैसे कैलकुलेट करते हो। अगर सेल रिएक्शन में अगर ई सेल पॉजिटिव है या डेल्टा जी नेगेटिव है, इसका मतलब सेल रिएक्शन होगा, क्योंकि डेल्टा जी नेगेटिव ई सेल पॉजिटिव तो स्पॉन्टेनियस होगा, तो सेल रिएक्शन होगा। इस तरीके से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को भी आप फाइंड कर सकते हो, और स्टैंडर्ड फ्री गिब्स एनर्जी को भी निकाल सकते हो। हम लोग पांच क्वेश्चंस भी देख लिए, ठीक है। तो हम लोग फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए टाटा, बाय बाय।